हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। हमने स्टार्ट करी है एक बेहतरीन सीरीज अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ की आपके लिए। हमने चैप्टर 1 खत्म कर दिया था, चैप्टर 2 की स्टार्टिंग हो चुकी थी जिसमें हमने कवर कर लिया था कंसेप्ट्स एंड नेचर। आज की वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा सिग्निफिकेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, है ना। ये सारे टॉपिक्स हो गए थे हमारे। अब सिग्निफिकेंस पे आइए। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसा टॉपिक है जिसको आप लोग निगलेक्ट कर देते हैं, बट हर साल बोर्ड हो चाहे प्री बोर्ड हो चाहे आपके स्कूल के एग्जामिनेशन हो, इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। आइदर इनकी हेड्स पूछ ली जाती है, या तो आपको एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाता है, या तो इसके केस स्टडीज बन जाते हैं और दो दो नंबर एक एक नंबर के क्वेश्चन, जो कि सीयूईटी में भी बहुत सारे इसी टॉपिक से बने थे। ठीक है, तो हमें ये टॉपिक बड़ा थरो पढ़ना है, तो मैंने इसके नोट्स आपके लिए तैयार कर दिए, आप साथ साथ दिखते चलिएगा। सबसे पहले देख लो सिग्निफिकेंस है क्या। कह रहा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला पॉइंट कह रहा है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मतलब मैनेजर्स को रियल वर्ल्ड सिचुएशन से टैकल किस तरीके से करना है, ये किस तरीके की हेल्प प्रोवाइड करता है, प्रिंसिपल के थ्रू। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं मैनेजर्स को टू टैकल द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, टू गेट द इन डेप्थ नॉलेज, ठीक है, डीप नॉलेज ऑफ अ रियल प्रॉब्लम एंड हाउ टू डील विद दोस प्रॉब्लम। दूसरा कह रहा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जहां भी दिखाई दे ये समझ लेना क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। हमारी चाहे फिजिकल रिसोर्स हो चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे मशीन हो चाहे पैसा हो, इसको कुछ इस तरीके से यूटिलाइज करना हो कि मैक्सिमम बेनिफिट मिले। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट की डील हम समझिए कैसे करते हैं। जब भी हमने इन्वायरमेंट पढ़ा, जब भी हमने नेचर पढ़े थे, तो इसमें हमें एक टॉपिक पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक इन नेचर एज कंपेयर टू, मतलब अगर मैं कहूँ डायनामिक है या फ्लेक्सिबल है। डायनामिक इन नेचर मतलब क्या होता है, विद डज चेंजेस विद द चेंज इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट किए जाते हैं। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बिजनेस तब तक अब आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपार्ट फ्रॉम अर्निंग प्रॉफिट ना करे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से लोगों को अवेयरनेस हो गई, मैनेजर्स को अवेयरनेस हो गई कि दे नीड टू फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट दे कैन ग्रो इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। आज की डेट में मैनेजर्स की ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए, रिसर्च सेंटर्स के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक बेस का काम करते हैं। ये जितनी भी संस्थाएं हैं जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज कराती हैं रिलेटेड टू बीबीए, एमबीए, आप किसी की भी बात करो, वो सब क्या करेंगे, पहले मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स को थरोली स्टडी करेंगे, उसके बाद ही ये कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं। अच्छा, लेकिन इन सारी चीजों से आपको ऐसा समझ नहीं आएगा, तो मैंने इसके आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करवा दिए हैं। ठीक है, आप सिंपली इनको देखते चलिएगा। ठीक, सबसे पहला पॉइंट था प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। इसका मतलब क्या होता है, इट प्रोवाइड मैनेजर्स द इंसाइट। व्हाट डू यू मीन बाय द इंसाइट? इंसाइट माने डीप नॉलेज। ठीक, क्या होता है, डीप नॉलेज। ठीक है, इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आप जो चीजें पढ़ रहे हो और उसके बाद जब रियल वर्ल्ड सिचुएशन फॉलो करोगे, रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को टैकल करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, दीज सिचुएशंस कैन बी टैकल्ड बाय फॉलोइंग अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल। अब वो प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, कंटिंजेंट इन नेचर। आगे बढ़ते हैं। इट विल कह रहा है, दूसरा पॉइंट इसी में लिख लीजिए, कह रहा है इट विल ऐड टू देयर नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजरियल सिचुएशन। if a manager is applying principle of management, ठीक है, following principles of management in real world situation, in real life problems, then it will definitely develop their understanding। उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, नॉलेज डेवलप होगी, उनके अंदर स्किल्स आएंगे रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हाउ टू डील विद दैट प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैनेजर, अब इसका एग्जांपल समझिए क्या होता है। अब अगर आपको पता चल गया कि सिचुएशन किस तरीके से टैकल की जाएगी, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। अब आप जो नॉमिनल प्रॉब्लम्स होती है, जो डेली बेसिस पे होंगी, वो सारी किसको दे देंगे, अपने जूनियर्स को, ताकि आप एक्सेप्शनल केसेस पे काम करें, अलग अलग सिचुएशन पे काम करें। ठीक है, तो कह रहा है अ मैनेजर कैन लीव रूटीन डिसीजन मेकिंग टू हिज सबऑर्डिनेट एंड डील विद एक्सेप्शनल प्रॉब्लम। ये 3 पॉइंट नोट कर लीजिए, इसके बाद अगले पर आते हैं। अगला इंपॉर्टेंस क्या था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो मैंने बता दिया था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मैंने बताया था कि भैया कोई वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। पूरा पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये पूरा पॉइंट है। इसको 2 पॉइंट में तोड़ दिया मैंने, एक तरफ लिखा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और दूसरी तरफ लिखा है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन।
भाई देखो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज चाहे फिजिकल रिसोर्स हो और चाहे फाइनेंशियल रिसोर्स हो, आपको इन दोनों रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना होता है कि मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो, है ना, मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो। तो यही हो गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। जब आप प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हो तो ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, इन सब का ब्लेंड कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे ज्यादा फायदा हो। पहला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज्ड इन सच अ मैनर दैट दे गिव मैक्सिमम बेनिफिट विद द मिनिमम कॉस्ट। भाई ज्यादा कम लागत में मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है, मतलब एफिशिएंसी बढ़ रही है। और सिंपली नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, किसी भी रिसोर्स का हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम ऑप्टिममली यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब उससे सबसे ज्यादा फायदा निकाला जा रहा है। अब एक पार्ट ये हो गया, इसी इंपॉर्टेंस का दूसरा पार्ट क्या कह रहे थे, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन तब होता है जब टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक एक ही ऑब्जेक्टिव को फॉलो करके लोग काम करें। मतलब क्या है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ऊपर रखें, पर्सनल बायसनेस ना रखें, पर्सनल बेसिस पे आप कोई भी टास्क ना करें, ठीक है, अपनी पर्सनल प्रेजुडिस को अपनी जेब में रख लें आप। इस तरीके से होता है क्या, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन तब होगा जब मैनेजर रैदर देन अपने बारे में सोचने के एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे, ठीक है। तो कह रहा है इम्पर्सनलाइजेशन ऑफ मैनेजरियल कंडक्ट सो दैट मैनेजरियल पावर इज यूज्ड विद ड्यू डिस्क्रिशन। अच्छा, कह रहा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंप्लाइज इम्पर्सनलाइजेशन। इम्पर्सनलाइजेशन मतलब अब पर्सनल नहीं होंगे, अब हम सिर्फ और सिर्फ किसके हिसाब से सोचेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। मैनेजर्स का बिहेवियर कुछ इस तरीके से हो कि रादर देन वो अपने बारे में कुछ सोच के डिसीजन ले, पर्सनल बेसिस पे डिसीजन ले, बायस होकर डिसीजन ले, हम ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे सोच के डिसीजन लिए जाए, नो पर्सनल बायस हो जाए। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, जब इम्पर्सनलाइजेशन होगा, ताकि कोई पर्सनल बायसेसनेस के बेसिस पे डिसीजन नहीं लिए जाएंगे। एक एग्जांपल मैंने यहां पर दिया है, कह रहा है एनुअल बजट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रादर देन डिपार्टमेंट हेड्स, रादर देन द मैं ये कह सकता हूं कि डिपार्टमेंट हेड्स की नीड की बजाय ऑर्गेनाइजेशन की नीड के हिसाब से बजट मेंटेन किया जाए। हर डिपार्टमेंट का आदमी यही चाहेगा कि उसका बजट ज्यादा हो, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो क्या बोलते हैं रिसर्च का हो। लेकिन हम बजट एलोकेट जब करेंगे तो अगर आप अपना बजट अपने पर्सनल बेसिस के हिसाब से देख के बता रहे हो तब तो ये गलत बात है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कब होगा, जब सारे डिपार्टमेंट का बजट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज के हिसाब से बनाया जाएगा। ये हो गया क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरी इंपॉर्टेंस कहती थी साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन मतलब क्या है, कोई भी डिसीजन मैनेजमेंट में लेने से पहले साइंटिफिक थॉट रखना चाहिए। कॉज एंड इफेक्ट बेसिस पे रिलेशनशिप होता है। कोई भी डिसीजन ले रहे हो उसके पीछे का इफेक्ट, उसका कारण क्या है, उसके पीछे का इफेक्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये सारी चीजें सोच के, मतलब साइंटिफिक अप्रोच रखना है। नो ट्रायल एंड एरर। नो ट्रायल एंड एरर मतलब क्या होता है कि भाई तुक्केबाजी नहीं करनी है, एक बार ये डिसीजन लेके देखते हैं, हो गया सही तो ठीक, नहीं सही हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं सही हुआ तो कोई बात कैसे नहीं, भाई पैसा जा रहा है, टाइम जा रहा है, रिसोर्सेज जा रही है, ये चीज नहीं करनी है। तो साइंटिफिक डिसीजन मतलब क्या है, लॉजिक रादर देन फेथ। हर एक चीज के पीछे क्या होता है, लॉजिक। डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट, थॉटफुल एंड जस्टिफाइबल टर्म्स of the intended in justifiable in terms of intended purposes। थर्ड पॉइंट कह रहा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प्स थॉटफुल डिसीजन मेकिंग। अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग रादर देन जो ट्रायल एंड एरर बेसिस है उससे हटके किस पे हो जाएगी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेसिस पे हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ प्रिंसिपल कह रहा है मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट। आज की डेट में क्या है, एनवायरनमेंट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी चेंज हो रही हैं। तो कह रहा है प्रिंसिपल्स आर डायनेमिक इन नेचर। हमने पढ़ लिया मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो डायनेमिक नेचर के होते हैं। हमने नेचर में ही पढ़ रखा था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल साइंस के प्रिंसिपल की तरह रिजिड नहीं होते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई किए जाते हैं। उसके बाद कह रहा है इसका एक एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल क्या है, आज की जैसे प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। कह रहा डिवीजन ऑफ वर्क एक प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता था। क्यों किया जाता था डिवीजन ऑफ वर्क, हम अपने काम को डिवाइड क्यों करते थे, ताकि हम स्पेशलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। धीरे धीरे इस डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन को आज के टाइम पे 2022 में
इतना ज्यादा एक्सप्लोर कर दिया गया है कि अब हर एक चीज आउटसोर्स कर दी गई है ताकि हम स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट पा सकें। फॉर एग्जाम्पल, एक मोबाइल कंपनी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, टेक लगाती है, बाकी एडवर्टीजमेंट के लिए वो किसी और कंपनी को हायर कर लेती है, अकाउंट्स के लिए किसी और कंपनी को हायर कर लेती है, ठीक है, मार्केटिंग के लिए किसी और कंपनी को हायर कर लिया, इवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी वो थर्ड पार्टी को हायर कर रहे हैं। तो स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि डिवीजन ऑफ वर्क हमने इसलिए किया ताकि हम स्पेशलाइजेशन कर सकें। और आज की डेट में इतना ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस हो गया कि सिवाय कोर एक्टिविटीज को छोड़ के बाकी जितनी भी नॉन कोर एक्टिविटीज हैं आपकी बिजनेस की, वो सब क्या चली जा रही है, दूसरे के हाथ में दे दी गई हैं। तो पहले क्या होता था, डिवीजन ऑफ वर्क, अब इसको क्या बोल दिया गया, आउटसोर्सिंग। तो ये क्या हुआ है, चेंज आज की डेट में समय की डिमांड थी ना, समय की नीड ही यही थी। जिसको मार्केट में सरवाइव करना है उसको एकदम स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा। अब हम हर एक चीज में तो स्पेशलिस्ट हो नहीं सकते, तो जो जिस काम में स्पेशलिस्ट है उसको वो काम दे दिया ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तीसरा होता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कहा लंबे समय तक अगर बिजनेस करना है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, सोशल ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस या ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी। भाई सोसाइटी में बिजनेस कर रहे हो तो क्या सिर्फ लोगों से पैसा लेते रहोगे, नहीं, लोगों को पैसा देना भी पड़ेगा। अब पैसा देना पड़ेगा इन द सेंस कैसे हो गया, मैंने कहा भाई स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बनवा दिए, सड़कें बनवा दी, इंप्लॉयमेंट दे रहे हो, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ गई। अब आगे देखो क्या कह रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी। Increased awareness of public focuses businesses to fulfill social responsibility। आजकल की दुनिया में जनता इतनी समझदार हो गई है कि सारे बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने लग गए हैं। अब भाई दो तरीके का बिस्किट है, दोनों ही सेम तरीके का बिस्किट बना रहे हैं, लेकिन एक कंपनी अपनी पैकेजिंग पे अगर ये लिख दे कि भाई हम हर एक बिस्किट की सेल पे एक सैपलिंग या एक सीड या एक प्लांट लगाएंगे, तो देखना जो एक बिस्किट ये टेक्निक अपना रहा होगा, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा होगा, हर आदमी कहेगा कि यार दाम का भी सेम है, चलो ये खरीद लेते हैं, कम से कम एक पौधा हमारी तरफ से लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का तरीका हो गया। अब यहाँ क्या है, लोग समझदार हो गए इसलिए करनी पड़ रही है। पहले लोग समझदार नहीं थे, लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता था, लेकिन आज की डेट में जो बिजनेस जितना ज्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है उतनी ही ज्यादा उसकी सो कॉल्ड इमेज बढ़ती चली जाती है, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैज आल्सो इवॉल्व्ड विद द टाइम एंड डिमांड ऑफ द पब्लिक। जैसे जैसे ये सारी अवेयरनेस बढ़ती गई, लोगों की डिमांड में चेंजेस आए और मैनेजमेंट प्रिंसिपल में भी चेंजेस आए। फिर आगे देखो कह रहा है टाटा बिल्डिंग टाउनशिप फॉर इट्स वर्कर। अब टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनीज जो हैं उन्होंने क्या किया, शहर से दूर एक फैक्ट्री सेटअप करी। अब वहां यार एक शहर से दूर फैक्ट्री सेटअप करिए, काम करने कौन आएगा, काबिल लोग तो आएंगे नहीं, रहेंगे कहां, इन सारी चिंताओं को छोड़ते हुए उन्होंने क्या किया, एक टाउनशिप डेवलप कर दी, एक शहर छोटा सा डेवलप किया अपने लोगों के लिए। तो ये क्या है, वो सिर्फ पैसे कमा नहीं रहे हैं, वो क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर रहे हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल से मैनेजमेंट को धीरे धीरे विद रिस्पेक्ट टू टाइम लोगों की नीड का भी पता चलता है और उन नीड्स को फुलफिल करते हुए मैनेजमेंट भी ग्रो करता है। आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रिंसिपल, लास्ट सिग्निफिकेंस पे। लास्ट सिग्निफिकेंस क्या कह रहा है, कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एट द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एट द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी। इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिसर्च एजुकेशन में ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, वो मैनेजमेंट की कोर थ्योरी का पार्ट है। अगर मैं मैनेजमेंट पढ़ने जाऊंगा, अगर आप कल को एमबीए करने जाओगे, कल को आप मैनेजमेंट की स्टडीज करने जाओगे, तो जो सबसे पहला आज ये टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो, एज अ चैप्टर पढ़ रहे हो, यही सारे टॉपिक अलग अलग बुक्स में बदल जाएंगे। मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो कोर थ्योरी का पार्ट है मैनेजमेंट का, ठीक है। अगर आपको मैनेजमेंट पढ़ना है तो प्रिंसिपल्स आपको पता होनी चाहिए। बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, आईआईएम्स और वेरियस मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स इन मैनेजमेंट थ्योरीज को कवर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए फटाफट। तो कह रहा है दीज आर यूज्ड एज बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रिंसिपल प्रोवाइड्स ग्राउंड वर्क फॉर डेवलपिंग मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। आज की डेट में जैसे कि इंजीनियरिंग एज अ फील्ड बन गई है, ठीक है, डॉक्टर के लिए आपको नीट करना पड़ता है, डॉक्टर मतलब एमबीबीएस इज अ फील्ड, एक फील्ड ऑफ वर्क है। मैनेजमेंट भी एक एज अ डिसिप्लिन धीरे 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 इवॉल्व हो रहा है और उसकी बेसिस क्या है, ये प्रिंसिपल। आज की डेट में मैनेजमेंट जो इवॉल्व हो रहा है इन प्रिंसिपल के बेसिस पे कर रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है।
ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको लिखवा दिए, आपका सिग्निफिकेंस होता है खत्म। अब बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा क्या? अगला टॉपिक है हमारा टेलर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। अब इसको समझिए, अगर आपको किसी की प्रिंसिपल्स के बारे में लिखना है तो एक चीज है जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं कि भैया टेलर की हिस्ट्री क्या थी, बंदा बड़ा जबरदस्त था, कहानी सुनते हैं। देखो भाई, टेलर ये थे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। इनका नाम क्या था? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। 1856 से 1915 तक इनका क्या बोलते हैं कार्यकाल चला। इनका भी यहां से लेके यहां तक प्रोफेशनल करियर रहा। प्रोफेशनल करियर थोड़ा बाद से रहा, ये तो भैया बर्थ से लेके डेथ तक की है, ठीक है। प्रोफेशनल इनका प्रोफेशन क्या था सुनना, ही इज एन अमेरिकन इंजीनियर, ठीक है। पोजीशन देखिए इन्होंने कौन कौन सी एक्वायर करी। सबसे पहले अप्रेंटाइज मैकेनिस्ट इन 1874, 1856 में जन्म लिया, 1874 में एक अप्रेंटाइज मैकेनिस्ट मतलब क्या हुआ, एक सीनियर मैकेनिक के साथ, एक मास्टर वर्कर के साथ ये काम करते थे छोटे मोटे पैमाने पे। एग्जीक्यूटिव बने कब? मिडवेल स्टील कंपनी में 1884 में। 74 में एक अप्रेंटाइज, दूसरी बार 1884 में क्या एग्जीक्यूटिव बन गए। फिर धीरे धीरे 1900 आते आते क्या हुआ, ये प्रोफेसर बन गया। फिर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी 1906 टू 1907। करियर देखो यार अगले का, 1874 में मैकेनिक अप्रेंटाइज मैकेनिस्ट से स्टार्ट किया और 1906 1907 होते होते क्या था, प्रेसिडेंट बन गए थे अमेरिकन इंजीनियरिंग सोसाइटी के। क्या जिंदगी जी होगी भाई अगले ने, ठीक है। काफी मेहनती आदमी। आगे बढ़ते हैं। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, टेलर साइंटिफिक प्रिंसिपल पढ़ने का तरीका क्या है? तो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रोवाइड किया था, ठीक है। अब इन्हीं का क्या है, इन्होंने दो चीजें दी, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक टेक्निक्स। याद रखिएगा, प्रिंसिपल अलग थे, टेक्निक्स अलग थी। प्रिंसिपल अलग थे हमारे और टेक्निक अलग थी। देखो क्या कह रहा है, प्रिंसिपल कितने थे? 4, 1 2 3 4। पहले प्रिंसिपल का नाम था साइंस कॉमा नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस कॉमा नॉट रूल ऑफ थंब मतलब क्या है, इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट में मैनेजर्स को डिसीजन लेने से पहले एक साइंटिफिक थिंकिंग, एक साइंटिफिक अप्रोच रखना होता है, रैदर देन रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब यानी डिक्टेटरशिप, अपनी मर्जी चलाना, अपने हिसाब से काम करना। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच समझ के डिसीजन लेना, हर एक चीज का एनालिसिस कर लेना। इन्होंने कहा अगर आपको लंबे समय में सर्वाइव करना, आपको प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ानी है, अपनी प्रोडक्टिविटी इनहैंस करनी है, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले, फिर वो चाहे एक फैक्ट्री में लोअर लेवल डिपार्टमेंट का काम हो, फिर चाहे मैनेजमेंट में पॉलिसीज बनाने का काम हो, आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक साइंटिफिक अप्रोच रखना होगा। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। आगे बढ़ो भाई, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। कह रहा है अगर मैनेजमेंट में हार्मनी मेंटेन रहेगी, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एक मैंने कहा ऑफिस है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है, और एक वर्कर्स है जो फैक्ट्री लेवल पे काम करते हैं, उनके बीच में क्या है, हमेशा पीस मेंटेन होना चाहिए रैदर देन डिस्कॉर्ड। अगर आपस में ही दोनों लड़ेंगे तो क्या होगा, नुकसान हमारा ही होगा, ऑर्गेनाइजेशन का होगा। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, रैदर देन इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म क्या होता है? इंडिविजुअलिज्म मतलब बेटा कि अपनी अपनी चलाना। मैंने कह दिया कि अब वर्कर्स को कह दो कि आप कल से डबल शिफ्ट में काम करोगे, तो ये क्या है, इंडिविजुअलिज्म। आपने ऑर्डर दे दिया। लेकिन अगर मैं ये कहूं, वर्कर से पूछा जाए कि क्या आप 2 दिन शिफ्ट में इस महीने डबल शिफ्ट में काम कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है जिसकी वजह से हमें ज्यादा वर्कलोड आ गया है, अगर आप डबल शिफ्ट में काम करोगे तो हम बदले में आपको रेम्यूनरेट अच्छा करेंगे, वेजेस आपकी बढ़ेगी, आपको बोनसेस मिल जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, एक तरफ क्या है कि आप ऑर्डर दे रहे हो, एक तरफ क्या है आप परमिशन सीख कर रहे हो, आप कोऑपरेशन सीख कर रहे हो। तो टेलर बड़ा समझदार आदमी था। टेलर ने कहा अगर ऑर्डरबाजी करोगे और अगर वर्कर्स के आगे अपनी मर्जी चलाओगे ज्यादा, तो क्या होगा, ज्यादा दिन तुम्हारा बिजनेस नहीं चलना है। तुम्हें मैनेजमेंट से कोऑपरेशन सीख करना है, तुम्हें वर्कर से कोऑपरेशन सीख करना है rather देन इंडिविजुअलिज्म। आखिरी है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इसका मतलब समझो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इन्होंने कहा, टेलर ने कहा, अगर तुम कल को चाहते हो कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी हो, ठीक है, सबसे ज्यादा कमाई करे, सबसे ज्यादा ग्रोथ करे, सोसाइटी में सबसे ज्यादा चेंजेस लाए, तो तुम्हें क्या करना होगा,
तुम्हें काबिल लोगों की जरूरत होगी। तो कहा है अगर ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ना है तो तुम्हारे लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनका डेवलपमेंट मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी तक लेके चले जाओ। मतलब क्या है, मैक्सिमम बेनिफिट हो, मैक्सिमम डेवलपमेंट होना चाहिए उनका। अब किसी आदमी को इतना काबिल बना दो कि वो अगर काबिल लोग हैं मेरे पास तो जाहिर सी बात है मेरा आउटपुट बढ़ेगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट होगी, कम समय में ज्यादा आउटपुट जनरेट होगा, लोगों की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यही था जिसमें टेलर ने कहा कि अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है तो क्या करना है, आपको अपने लोगों को काबिल बनाना है। तो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू हिज हर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अब ये थे प्रिंसिपल्स, अब इन सबका डिटेल इन्वेस्टिगेशन भी हम करेंगे। कुछ थी टेक्निक्स, टेक्निक बनाई गई थी क्यों, ताकि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। क्या, प्रोडक्शन। साइंटिफिक टेक्निक्स आज भी इस्तेमाल की जाती है ताकि हम प्रोडक्शन बढ़ा सकें। सबसे पहले फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, तीसरी मेथड स्टडी, चौथी मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी और डिफरेंशियल व्हीट सिस्टम। ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब कह रहा है ईच जॉब परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड नॉट इंट्यूशन, एक्सपीरियंस एंड हिट एंड मिस मेथड। कह रहा है कोई भी जॉब ऑर्गेनाइजेशन में हो, हर एक चीज के पीछे एक साइंटिफिक इंक्वायरी होती है, ना कि इंट्यूशन होना चाहिए या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड, वो सब चीजें नहीं। रूल ऑफ थंब मींस क्या, डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर। रूल ऑफ थंब मींस क्या होगा, डिक्टेटरशिप, मैनेजर ने जो बोला वो करना है, ये सारी चीजें नहीं। रूल ऑफ थंब शुड बी रिप्लेस्ड विद साइंटिफिक इंक्वायरी, रैदर देन रूल ऑफ थंब हम अपनाने के क्या करें, साइंटिफिक इंक्वायरी, रैदर देन अपनी मर्जी चलाने के पहले थोड़ा सोच विचार करें, मैनेजर सोच विचार करके कोई भी डिसीजन ले। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन इफिशियंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, चलो। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मैंने क्या बताया, हार्मनी मतलब क्या होता है, पीस, नॉट डिस्कॉर्ड माने क्या होता है भाई, लफड़ा झगड़ेबाजी, कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक, तो कह रहा है एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर हैज टू ग्रुप, दो ग्रुप्स होते हैं। पहला वर्कर ग्रुप्स जो फैक्ट्री लेवल पे काम करते हैं, दूसरा मैनेजमेंट ग्रुप जो ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है भाई, अब इधर देखिए, अब देखिए इधर कह रहा है देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द ग्रुप्स। भाई वर्कर कहता है यार सारी मेहनत हम करते हैं, फिजिकल मैनुअल लेबर हम लगाते हैं, लेकिन इन लोगों की सैलरी ज्यादा है। लेबर मैनेजमेंट कहता है कि यार हम ज्यादा काम करते हैं और ये लोग कम काम करते हैं, या हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर ज्यादा है, इनके ऊपर तो कोई मेंटल प्रेशर ही नहीं है, ये आए काम करें, चाहे ज्यादा यूनिट बनाए कम यूनिट बनाए, इनको तो इनकी वेजेस मिल ही जाएंगी, इनके पास तो कोई टारगेट है नहीं। तो ये क्या है, इट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट अमंग बोथ द डिविजन्स लाइक मैनेजमेंट एज वेल एज वर्कर। अगर ये थॉट प्रोसेस रहेगा ऑर्गेनाइजेशन कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। रैदर देन अगर ये थॉट प्रोसेस हो कि मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ये सोचे, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ये सोचे कि हम वर्कर्स की डिमांड किस तरीके से फुलफिल कर दें, और वर्कर ये सोचे किस तरीके से जो मैनेजमेंट के टारगेट्स हमें दिए गए हैं वो हम ऑन टाइम कंप्लीट कर लें। अगर ये थिंकिंग है तो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे, ये थिंकिंग नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो भाई कभी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होंगे। क्या कह रहा है, टेलर इंसिस्टेड दैट देयर इज अ नीड फॉर बोथ द ग्रुप्स टू चेंज देयर एटीट्यूड फॉर ईच अदर। इसी से निकल के आया था क्या, मेंटल रेवोल्यूशन। क्या निकल के आया था यहां पर, मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है, चेंज इन थिंकिंग एटीट्यूड ऑफ बोथ द डिविजन्स, ऑफ बोथ द डिपार्टमेंट, या फिर मैं कहूं ऑफ बोथ द ग्रुप्स, ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर। ये देखिए मेंटल रेवोल्यूशन आ गया, क्या इट इन्वॉल्व्स व्हाट, चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अनदर, फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन, रादर देन कंपटीशन करने के क्या, एक दूसरे के कोऑपरेट करें, एक दूसरे को कोऑपरेशन सीख करें और टारगेट्स अचीव करें। सिंपली मींस चेंजिंग द थिंकिंग और एटीट्यूड ऑफ बोथ द पार्टीज टुवर्ड्स ईच अदर। आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यार है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म क्या है, मैंने बता दिया था कि रैदर देन मैनेजमेंट में इंडिविजुअलिज्म होने के बजाय, इंडिविजुअलिज्म या डिक्टेटरशिप होने के बजाय कोऑपरेशन सीख करना हो। तो पॉइंट क्या कह रहा है, एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इट इज वन ऑफ द एक्सटेंशन। जाहिर सी बात है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक एक्सटेंशन है ये। नेक्स्ट कह रहा है कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म, देयर शुड बी अ कोऑपरेशन अमंग लेबर्स एंड मैनेजमेंट। टेलर सजेस्टेड दैट देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट equal division of work responsibilities between labor and
मैनेजमेंट। टेलर ने कहा अगर चाहते हो कि कभी इंडिविजुअलिज्म ना हो, कभी कंफ्लिक्ट ना हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क को इक्विवेलेंट डिवाइड करना होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। आखिरी प्रिंसिपल, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू हिज हर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब क्या बताया था मैंने कि तुम चाहते हो कि कल को तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े, तो भाई सबसे ज्यादा लोगों को काबिल कर दो, उनको ट्रेन करो, उनका डेवलपमेंट करो ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो कह रहा है इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। जाहिर सी बात है, तुम्हारी इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? तुम्हारे लोगों पे। तुम्हारे पास काबिल लोग हैं तो भाई तुम्हारी इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी ज्यादा है। काबिल लोग नहीं है, अनट्रेन्ड लोग हैं, अनस्किल्ड लोग हैं, तो भाई तुम्हारा आउटपुट ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, कॉस्ट हमेशा ज्यादा रहेगी। वर्कर एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन। ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। मतलब क्या है, जो भी लोगों को आप एम्प्लॉय करो उनका प्रॉपर स्टाफिंग डिसीजन जो होते हैं, वो सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो प्रॉपर बेसिस पे हो, प्रॉपर क्या बोलते हैं सीरीज ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हो, जिसमें हम लोगों का मेंटल, पर्सनैलिटी और अलग अलग एट्रीब्यूट्स को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आखिरी प्रिंसिपल। इसकी टेक्निक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।